बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत जिस नहज पर चल रही है और तमाम तर मामलात हमारे अदालती दरवाज़ों पे पहुंच चुके हैं और जंजीर अदल हिलाई जा रही है, टलियां खड़काई जा रही हैं, बल्कि टल खड़क रहे हैं और तरफ़ैन से जिसके हवाले से भी कोई फ़ैसला आता है, यकीनन जजेस भी वो आइन के पाबंद हैं, कानून ज़वाबित के पाबंद हैं और आइन पाकिस्तान से बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। जिस तरह हम सहाफ़ियों के लिए भी उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं हो सकती। ज़िम्मेदारी भी है और ज़िम्मेदारी उन हालात में ख़ास तौर पे बढ़ जाती है जब ये तासुर पैदा होने लग जाए कि शायद कोई इदारा प्रेशराइज हो रहा है या शायद कोई दबाव बढ़ा रहा है। उस सूरत हाल में कभी भी सेहतमंदाना और सेहत अफजा माहौल नहीं बनते। हर इदारा, येस्टरडे भी मैंने यही बात कही और मैंने हमेशा यही बात कही है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं हूँ या कोई जज है या कोई जर्नैल है या कोई पॉलिटिशियन है या कोई ब्यूरोक्रेट है, किसी भी तबका फ़िक्र से जिसका ताल्लुक़ है या कोई बड़े आलीशान ख़तीब हैं और वाइज़ हैं, मुदर्रिस हैं, उन सब पे भी उतनी ही ज़िम्मेदारी आयद होती है जिन्होंने हलफ भी ज़्यादा उठाए होते हैं। लिहाजा उनकी पासदारी उन पे ज़्यादा, उनके कांधों पे वो बोझ पड़ जाता है। क्या वो पूरे हो रहे हैं? उसके साथ साथ हम एक फ़ेज़ में ये भी बात करेंगे कि ख़ुद अहले सहाफ़त के मसाइल क्या हैं, उनके इश्यूज़ क्या हैं, तनख्वाहों से लेके उनकी ज़बान बंदी के मामलात हैं। और ये भी बात करेंगे कि ज़बान बंदी नहीं, ज़्यादा ज़बान चलाना भी जो है वो कहीं नहीं लिखा हुआ, बल्कि ज़िम्मेदारी उसके साथ लाजिम होनी चाहिए। और पाकिस्तान के सहाफ़ियों, मीडिया वर्कर्स की जो सूरत हाल है, जिस मुश्किल तरीन सूरत हाल से हमें ये 3, साढ़े 3, 4 साल में गुजारा गया, 12 से 16 हज़ार मीडिया वर्कर्स जो हैं वो बेरोज़गार हुए। अफसोस ये कि रिक्शे चलाने शुरू कर दिए, रेहड़ियाँ लगानी शुरू कर दी। हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक ऑफिसर है तो 4 साल बाद वो मज़ीद सीनियर, अगर हज़रत साहब है तो 4 साल बाद वो मुफ्ती भी हो गए और सहाफ़ी सिर्फ मुफ्ती ही हो जाते हैं कि मुफ्ती काम करा लो। ये कब तक चलेगा? इस हवाले से लाहौर के अंदर सैकड़ों जय्यद आमिल सहाफ़ी इकट्ठे हुए, उन्होंने उस पर सोच विचार किया और अपने मसाइल डिस्कस किए और फिर एक क़यादत का जो है वो जिस तरह से इंतखाब किया। मैं आज फर्स्ट ऐसा प्रोग्राम ज़रूर करना चाहता हूँ कि कल इलेक्शन हुए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के और आज उसी के 2 मरकज़ी ज़िम्मेदार वो भी स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जनाब अफजल भट्ट, बहुत शुक्रिया आपके आने का, और सदर आप मुंतखब हुए PFUJ के, आपको मुबारक हो। जनाब अरशद अंसारी, आप सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए और लाहौर प्रेस क्लब के आप 11 दफ़ा सदर भी रह चुके हैं। और इनके साथ वही कल वाला मोडे वाला मेरा दोस्त जो है आसिम नसीर, सीनियर जर्नलिस्ट और जिसकी गहरी निगाह है और हर बात पे बेलाग तज्ज़िया और तबसरा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके सबके आने का। बट सब पहले फ़ेज़ में ज़रा मजमूई बात करें, फिर हम अपनी बातें भी डेफिनेटली करेंगे कि हमारे भी बड़े दुख हैं। और वज़ीर इत्तलात ने अगरचे जब भी हमने कोई डिमांड रखी है तो उन्होंने ख़ास तौर पे पिछले दिनों जिस तरह ये कहा कि अब मैं ये इसको यूँ ब्रैकेट करूँगी कि तो तनख्वाहें नहीं देगा उसकी अदायगियाँ भी नहीं होंगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो मुल्की सियासत के अंदर जिस तरह तू तुकार इदारों को, शख्सियात को, बड़े छोटे की तमीज़ नहीं है, इसके असरात भी आए, हम तक भी आए और वही दिखाएंगे जो कोई कह रहा होगा। लेकिन ये जो अब जो हो रहा है, कल भी हमने देखा, आज भी देख रहे हैं, ये ख़ुद अहले सियासत मसाइल हल नहीं कर सकते। देखिए भाई साहब, ये मेरा ख्याल है हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का कोई भी इदारा जो है वो अपनी हदूद के अंदर नहीं रहना चाहता, जो हमारा बेसिक प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ एक पावर कॉरिडोर की पॉलिटिक्स है और यहाँ हर इदारा चाहता है कि उसके पास जो इख्तियारात नहीं हैं वो भी आ जाए, वो इख्तियारात भी वो इस्तेमाल करें। इस हवाले से किसी भी हमारे इदारे की तारीख जो है ना वो इतनी काबिल फ़ख्र नहीं है जितने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल जितने इंस्टीट्यूशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यही वजह है कि आज हमारी सोसाइटी के अंदर ये सूरत हाल है कि जो आदमी ये समझता है कि मैंने हर फैसला, अगर मैंने मज़ाहमत ना की, मैंने
इदारों की तवज्जो हासिल ना की, खा मैं खुशामद करके हासिल करूँ या अटैक करके हासिल करूँ, उस वक्त तक जिस इदारे के मतलब मेरा मसला है वो इदारा मेरी बात नहीं सुनेगा। तो इसी बुनियाद पर लोग जो हैं अब उनका मिजाज बिगड़ रहा है, बदल रहा है। एक बड़ा अच्छा मौका आया था दरमियान में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था। उन्होंने 25-30 साल की जो आपस में महाज आराई की पॉलिटिक्स थी उससे बहुत सीखा था, और उसको सीखने के बाद वो आगे बढ़ रहे थे। तारीख में ज़ाहिर है पाकिस्तान का ये 70-72 साल का सफ़र कोई तारीख में कोई बड़ा लंबा सफ़र नहीं है, लेकिन अब जितनी तेज़ी से लम्हात बदलते हैं, जितनी टेक्नोलॉजी तरक्की कर चुकी है कि 1000 साल का सफ़र माजी में जितनी देर में आप करते थे अब उतना 10 साल में आपने सफ़र करना होता है। तो इसलिए आपको सोसाइटी को उसी रफ्तार के साथ चलाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसलिए बदकिस्मती की बात यह है कि एक सियासतदान जो है वो रोल मॉडल होता है अपने जितने भी उसके फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए। बिल्कुल ठीक। जो अगर वो जो रोल मॉडल है, जो ज़बान वो बोलेगा नीचे वो ज़बान बोली जाएगी, जो रवैया उसका होगा वो रवैया नीचे तक जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि वो सिर्फ एक जलसे में चंद वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए या थोड़ा सा लोगों को खुश करने के लिए या उनकी हमायत हासिल करने के लिए ऐसे गैर अखलाकी जुमले अदा ना करें कि मिजाज ख़राब हो जाए। लेकिन मुझे अब जो ख़तरा लग रहा है कि कल तक ये काम इमरान खान कर रहे थे, लेकिन मेरी जो शुनीद है, जो मेरी इतलात है कि अब जो दूसरा इत्तेहाद है, मरकज़ में हुकूमती इत्तेहाद है जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल हैं, अब उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि महाजराई है तो महाजराई सही। अगर 90 की सियासत का दौर वापस आना है तो फिर हमें सिर्फ आइन की बात नहीं करनी, हमने सिर्फ जो है वो ये बात नहीं करनी कि हमने मिल बैठ के बात करना है। हो गए हैं। ये मुझे लगता है ये है कि कल के बाद इस मुल्क में एक सियासी टेम्परेचर और बढ़ेगा। अरशद अंसारी साहब, पहले इसी टॉपिक पे रहते हैं कि जो जिस तरह भट्ट साहब ये फरमा रहे थे कि जिस सतह पे चले गए हैं कि हर बंदा समझता है ऊंची आवाज़ में बोलूँगा तो मेरी सुनी जाएगी, या जिसको कल्चरली कहते हैं जी कि मैं हूँ दब के रखांगा तो फिर ही मेरी कुछ जो है सुनवाई होगी। ये कल्चर तो उन पार्लियामेंटेरियंस का नहीं होना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए कानून बनाने हैं, जिन्होंने हमें बड़े ख्वाब दिखाए, मैनिफेस्टोज बनाए। ये कब तक जारी रहेगा? शुक्रिया भाई साहब। देखें, बात यह है कि मुल्क में मेरा ख्याल है अभी सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ गया है, जिसकी वजह से देखिए ये सारे मामला, आपने बात ठीक की भट्ट साहब ने कि ये कल्चर जो है ये हमारा नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अब आप देख लेंगे जिस तरह सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ेगा, मामला ख़राब होंगे। अब जो मामला अब चल पड़े हैं ये मामला, तुम देखें, सबसे पहले पाकिस्तान और उसके बाद कुछ और। हम तो इस मुल्क के साथ हैं, लेकिन ये जो सियासतदान हैं, तमाम सियासी जमातों के कायदीन हैं, ये तो सिर जोड़ के उनको सोचना चाहिए कि हम अगली अपनी नस्ल को क्या दे रहे हैं, किस जगह पे इनको लेके जा रहे हैं। जो कल्चर आज शुरू हुआ है ये धमकियों का, जुलूसों का, जलसों का, डराने का, धमकाने का, और ये देखें ना कि जिस तरह इदारों पे प्रेशराइज इदारों को किया जाता है, तो पहले ये इस तरह का कल्चर तो नहीं है और ना ही इस तरह का कल्चर इस पाकिस्तान में प्रमोट होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह दबाया जा रहा है और देखें, ये पहले देखें क्यों आप इदारों को क्यों हिट करते हैं। आप बिल्कुल इदारों को हिट ना करें, कोई भी इदारा है। जब आप इदारे को हिट करेंगे तो दूसरा, तीसरा, चौथा तमाम खड़े हो जाएंगे। और आप बाहर देखें ना क्या हो रहा है। तो इसलिए आइंदा मैं समझता हूँ कि ये हमारे सियासतदानों को ऐवानों में जिन्होंने कानून बनाना है, जिन्होंने कानून साजी करनी है, वो कानून साजी किसके लिए करनी है। ये जो आजकल जो कल्चर सियासी है, टेम्परेचर हाई है, जैसा भट्ट साहब ने कहा, आइंदा एक दिनों में और ये हाई होगा। और मैं समझता हूँ कि इस कल्चर को या इस टेम्परेचर को डाउन करने के लिए बैठना चाहिए। ये जो सियासी अदम इस्तेकाम आ गया है
और इसका हल तो मुझे कोई नहीं लगता। नहीं हल तो फैज ये साहब, लेकिन अगर कोई बैठे ही ना, मसलन हमने देखा वजीर आजम है वो आ रहे हैं, वो अपोजिशन लीडर से हाथ नहीं मिलाने को तैयार, तो बैठेंगे तो फिर मसले हल होंगे जिस तरह आप कह रहे हैं। देखें वज़ीर आज़म साहब को तो बिल्कुल चाहिए कि देखें आपने माजी में कि आप बड़े पुराने सियासी रिपोर्टर भी रहे, माजी में क्या होता रहा, APCs नहीं होती, बिल्कुल होता है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती हैं। बिल्कुल। और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मतलब ही ये है कि तमाम PM कॉल करें, वो करें ऑपोजिशन को कॉल, बुलाएं इनको साथ बिठा के कि अब हम फंस गए हैं। देखें अब जो आजकल जो चल रहा है कि जिस अक्टूबर में इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन आ गया, जनरल इलेक्शन आ गया, मैं ये कहता हूँ कि आ गया तो वो कौन मानता है? वो कहते हैं कि जी हम तो मानते ही नहीं हैं, आप वज़ीर आज़म साहब नेशनल असम्बली तोड़ दें, बाकी रहने दें। ये कैसे चलेगा? ये निज़ाम कैसे चलेगा? प्राइम मिनिस्टर आके बैठ जाएं और कहीं नेशनल असम्बली ख़त्म करें और बाकी प्रोविंशियल असम्बली चलने दें, ये कैसे 23 तक चलेंगे? तो ये तो कभी ना तो हुआ है ना ऐसा होगा। मेरा ख्याल है तो इसका हल फैज साहब यही है कि ये आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस वज़ीर आज़म बुला लें और एक पेज पे आ जाएं। देखें अगर ये सियासी अदम इस्तेकाम रहा तो फिर IMF आपसे बात नहीं करेगी, IMF ने आपसे बिल्कुल बात नहीं करनी। और आने वाली जो गवर्नमेंट है जो ये समझती है कि केयर टेकर गवर्नमेंट से ये बात करेंगे, वो भी माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बहुत ख़राब है। तो मैं समझता हूँ कि इस सब को वज़ीर आज़म साहब को चाहिए, सबको बुलाएं, हल निकले, इसका को हल आगे निकले ताकि मुल्क और कौम आगे बढ़ सके। बिल्कुल। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ब्रांच में थे, रोज़ ही होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये हम वही सवाल है कि कब तक यही चलता रहेगा कि आपस में बैठ के इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हों। और फिर चौधरी शुजात साहब ने आज फिर वजाहत ये कर दी है कि जी परवेज़ लाई का इशू नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों की हिमायत नहीं कर सकता जो लोग इदारों पे तनकीद करें या उन्हें गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करें। तो ये डेफिनेटली संजीदगी है उनकी पाकिस्तान के हवाले से, मगर ग्राउंड पे कुछ और है उनकी जमात के हवाले से। फैज़ भाई बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये तमाम हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, इसका एक तो पहलू हम लोगों को, आवाम को दिखा रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, लेकिन एक पहलू इसका बड़ा खौफनाक में नज़र आ रहा है। अफजल भट्ट साहब ने उसकी थोड़ी सी निशानदेही की। आप यकीन करें, हमने कहा कि जैसे हम आज सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में थे और सबसे आज एक चीज़ हुई कि मीडिया को एकदम बड़े टेक्निकल तरीके से वहाँ से रश के चक्कर में हम दूसरे रूम में गए कि चले वहाँ से होगी कवरेज, लेकिन वहाँ पर ऑडियो का मसला आ गया और जब वापस जाने की कोशिश की तो वापस जाया ना जाए, तो वो सारी रिपोर्टिंग जो है ना वो बड़ी एक लिमिटेड वकला से पूछ के ही बड़ी लिमिटेड चीज़ें आई। अब जो फैसलाबाद में आया उससे वो जो चीज़ें थी वो क्लैरिटी उसमें थोड़ी सी उसमें बेहतरी आई। लेकिन जो खौफनाक इसके अंदर पहलू आ रहा है, जो भट्ट साहब ने भी निशानदेही की, अरशद भाई भी कर रहे थे, वो ये है कि जो मुकाबले की फ़ज़ा पैदा होने लगी है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ट्रेंड सेट करके गई है पिछले 4 माह के अंदर, और उसे बड़ा खौफनाक तरीके से अडॉप्ट करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दीगर इत्तेहादी। तो इसका मतलब है आपकी फेडरेशन कहाँ पर खड़ी होगी अगर हुकूमत भी इसी पे आ गई कि हम फैसला नहीं मानते। और मैं आपको इस बड़े अदलिया का बड़ा में एहतराम है, लेकिन मैं आपको बताऊं वहाँ पर जो लोगों का, क्योंकि हमने तो कोर्ट करना तो है, हमारा सहाफ़ियों का काम है कि हमने आवाम को बताना है। लोग तो अब ये बात कर रहे हैं कि क्या आम शख्स को इस तरह इंसाफ मिलता है? क्या हेयरिंग चल रही है तो शॉर्ट ऑर्डर इस तरह निकल आते हैं? लोग टेक्निकल इसके ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं, पहले कोई बात ही नहीं करता था। देखें जहां जबान लंबी नहीं होनी चाहिए थी वहां हो गई है, तो ये जिसका जनरल मसला मकसद ये है, वो क्यों नहीं ये बात करेगा? यही बताने का मकसद है कि लोग अदारों को, अदलिया को अपने सर का ताज समझते हैं, लेकिन आप उसे डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें पब्लिक फोरम्स पे डिस्कस कर रहे हैं, आगे आके डिस्कस। ये अब हमारे अदारों को भी, हमारी अदलिया को भी देखना होगा, अपने वकार को मजरू नहीं मजीद करवाना होगा कि किसी जत्थे का प्रेशर लेकर आप कहें कि हम रात के 3 बजे भी खुलेंगे, 12 बजे। अगर पहले एक बार गलत हुई, एग्जाम्पल सेट हुई है, तो दोबारा नहीं होनी चाहिए, उससे बैलेंसिंग एक्ट नहीं होना चाहिए। लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा, ये नहीं मैं कहता कि जनाब अगर देखें कौन सा यहाँ पर कोई क़यामत टूट जानी थी, अभी भी तो मंडे तक चले गया काम, तो हम क्यों, हमारे अदारे भी मुतनाज़ा हो रहे हैं और लोग इसके ऊपर बड़ी खुल के बात करना शुरू हो गए। और यही बात जो मैं अफजल भट्ट साहब की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ, यही आगे जाके ट्रेंड होता हुआ नज़र आ रहा है
इस वक्त लाहौर में आप हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लिबर्टी राउंड बाउट की तरफ आप जाएं, मेन बुलेवर्ड में लोग जो नारे जिस तरह लगा रहे हैं, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा कि कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से था या इधर से। तो इसका मतलब है कि हम तसादुम की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा अगर मौशरा तसादुम की तरफ जाएगा तो नुकसान किसका है? पाकिस्तान का नुकसान है, किसी सियासी जमात का नुकसान नहीं, किसी इदारे का, वो पाकिस्तान का हमारा नुकसान है, पाकिस्तान की आवाम का नुकसान है। और उस नुकसान को ख़त्म करने के लिए हमारी जो सियासी क़यादत है, इसे मैच्योरिटी का लाजमी मैच्योरिटी ना सिर्फ दिखानी होगी बल्कि इन्हें अपने एक्ट के साथ भी और अमल के साथ भी इन्हें करके दिखानी होगी कि पाकिस्तान आज मौशी जिस मजदार में है, हमने किस तरह निकालना है अगर उसे। एक शख्सियत मानती ही नहीं है, वो अगर नहीं मैंने छोड़ दिया खुला, फिर बाकी क्या करेंगे? मिसाके मईशत की बात की, हालांकि हुकूमत इमरान खान साहब की थी, आली मरतबत किबला और काबा की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त भी ये बात कही। अपोजिशन ने कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले दिन खिताब किया कि अगरचे हम आपको ये समझते हैं फिर भी हम आगे बढ़ने को तैयार हैं। तो फिर इज्जत काम नहीं चलेगा ना यार। यही तो है, मैं ना मानूं। और इसे अना के बुत को पाश पाश करना होगा। इमरान खान साहब को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये अदारों के लिए बड़ा इस वक्त लम्हा फिक्रिया है। आप सोशल मीडिया, ये मोबाइल फ़ोन जो है ना, ये आपके शैतान की आंत है। आप कोई चीज़ भेज दें, 1 सेकंड में उसका मतलब कोई कहाँ से कहाँ पर ले जाता है। तो तमाम जो चीज़ें हैं, अगर हम कहते हैं अवाम के ऊपर, अगर हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती है, तो इन पॉलिटिशियंस के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हर एक की जिम्मेदारी है। बट साहब कुछ अब अपने हम आ जाएं, आप माशाल्लाह 3-4 दिन बल्कि 5 दिन हो गए, दिन रात अंसारी साहब, आप, हम सब जितने भी दोस्त थे, सिर्फ ये फ़िक्र था कि यार अपने शोबे की भी बेहतरी कर लें। आप माशाल्लाह दोनों मेरे भाई मुंतखब हो गए हैं। अहदाफ क्या हैं, मसाइल क्या हैं, हल क्या हैं और सिरा कहाँ से पकड़ा जाएगा? देखिए, रात भी हमने बड़ी डिटेल इलेक्शन के बाद रात देर तक पाकिस्तान भर से जो लोग मुंतखब हुए थे, अंसारी साहब, मैं, लाला साहब, पठान साहब, पूरी बॉडी हमारी बैठी हुई थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। और ज़ाहिर है कलेक्टिव विजडम से ही आप हर चीज़ आगे बढ़ेंगे। तो 3 चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए मेन चैलेंज है। उसके अंदर फिर मुतालबात बहुत से आ जाते हैं। पहला हमारा मसला यह है कि पाकिस्तान के मीडिया वर्क और जर्नलिस्ट की जो मुआशी हालत है वो अब जो है बयान से भी बाहर है, बयान से भी बाहर है। को अपना पेट किसी को दिखाया नहीं जा सकता कि उसको हमने कैसे अपलिफ्ट करना है। और उसके लिए हम एक नई स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये है कि पहले तो हम ये कहते थे अखबारात के लिए वेज बोर्ड हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए कोई सर्वर स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम ये मुतालबा लेकर जाएंगे कि क्योंकि माजी में साल बाद बजट आता था, लेकिन अब ये है कि हर रोज़ एक नया बजट आता है, लेकिन कम से कम जून में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो बढ़ जाती हैं। अब हमारा ये मुतालबा होगा कि जब जून में जिस रेशो के साथ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होता है, उसी रेशो के साथ जो मीडिया वर्कर और जर्नलिस्टों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए हर साल। ठीक, क्योंकि चैनल मालकान 10-10 साल से किसी का एक पाई नहीं बढ़ाते। जो बिलू आई होता है उसको चलो जो मर्जी करते रहे। दूसरा जो हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा एक, आपको पता है कि प्रेस फ्रीडम हमारा एक मेन इशू है। बिल्कुल ठीक है कि हर दौर में किसी ना किसी तरह से जो एक माइंड सेट है जो प्रेस फ्रीडम के खिलाफ है वो एक्टिव रहता है। उसका मुकाबला कैसे करना है। और जो मीडिया लॉज हैं ऐसे जो जिन्हें हम काले कवानीन कहते हैं, उनके हवाले से कि अभी पिका तरमीमी ऑर्डिनेंस जो है उसके हवाले से गवर्नमेंट ने अनाउंस तो किया था, लेकिन प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने स्टेप नहीं लिए। इसी तरह आपने देखा होगा जो एक अच्छा काम इमरान खान के दौर में हुआ वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल था, उसके रूल्स नहीं बने, हमने उसके रूल्स बनाने की तरफ जाना है। और इससे भी बड़ा जो एक बड़ा चैलेंज है वो हमारी शिनाख्त है कि अब जो बंदा क्योंकि ये जाहिर है डिजिटल मीडिया का दौर है, हमने इसको जाना है। बिल्कुल ठीक। लेकिन हर बंदा जो यूट्यूब पे आ जाता है वो जर्नलिस्ट नहीं है। एग्जैक्टली। इसलिए हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज है कि जिस तरह 1950 में PFJ के जो हमारे बड़े थे उन्होंने बैठ के एक डेफिनेशन की थी कि जर्नलिस्ट कौन है, कि जर्नलिस्ट कौन है और उसकी हदूद क्या है।
इसी तरह पीएफजे अब एक ऐसी गाइडलाइन तैयार कर रही है कि जो लोग डिजिटल मीडिया में हैं उनमें भी देखा जाए, उनमें से जर्नलिस्ट कौन होगा, बिल्कुल ठीक और जो जर्नलिस्ट कैटेगरी में रहना चाहता है उन्हें किन किन चीजों का, खतूत में किस चलना होगा। अखलाक का, किसका ख्याल रखना होगा। बिल्कुल ठीक ये है। 3 हमारे लिए बड़े लेकिन चैलेंज बट हैं। साहब पिछले दिनों वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहबा ने एक ये अनाउंस किया कि हम तनख्वाहों के हवाले से जहाँ नहीं दी जा रही तो हम बाउंड करेंगे इदारों को कि उनकी जब हम पेमेंट करते हैं तो पहले वो ये बात क्योंकि एक जॉइंट मीडिया एक्शन जॉइंट एक्शन कमेटी बनी हुई है मीडिया के तमाम जी, स्टेक होल्डर्स की, जिसमें पीबीए भी है, एपीएनएस भी है, सीपीएनई भी है, पीएफयूजे भी है। तो उस जॉइंट एक्शन कमेटी की रुदाद शहजाद जुल्फ़िकार साहब जो मुझसे पहले प्रीवियस प्रेसिडेंट थे और नासिर ज़ैदी साहब क्योंकि पहले वो जाते थे, ज़ाहिर है अब कमेटी चेंज होगी। उन्होंने कहा कि जब हम उस कमेटी ने जाके मुतालबा किया कि भाई मीडिया का माशी बहरान ख़त्म करने के लिए इनकी पुरानी अदायगियाँ करें, ये हम सब का मुतालबा है कि ज़ाहिर है कि मीडिया के पास पैसा जाएगा तो वर्कर के पास आएगा। तो शहजाद जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि ये मैं मुतालबा करना ही चाह रहा था। तो फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन मरियम औरंगज़ेब साहबा ने खुद मालकान से कह दिया कि हम आपको इस कंडीशन पर ये पैसे दे रहे हैं कि ये जो आपने मुख्तलिफ अखबारात और टीवी चैनल ने तनख्वाहों में कटौतियाँ की थी वो कटौतियाँ ख़त्म करें और उनको भी वाजिबात अदा करें, ये आपको इस शर्त के साथ हम ये पैसे देंगे। तो ये एक हौसला अफजा बात है कि हमारे प्रोग्राम में भी बात हुई, करती है। शहजाद साहब ने भी कही और मिनिस्टर ने भी ये बात कही कि अब इस तरह ही होगा। अरशद अंसारी साहब मसाइल बहुत हैं, जिस तरह भट्ट साहब ने कहा कि 3 चीज़ें ऐसी हैं, इसमें कहाँ से हुकूमत वक्त को कहाँ से शुरू करना चाहिए इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने के लिए? देखें ऑलरेडी भट्ट साहब ने इससे पहले जो हमारे सदर से शहजाद जुल्फ़िकार साहब, नासिर ज़ैदी साहब, ये वो मामला लेके चल रहे हैं। एक चार्टर ऑफ डिमांड भी हुकूमत को दिया गया है और उन्होंने उस पर बहुत मीटिंग्स भी की। भट्ट साहब भी ऑन बोर्ड रहे। हमारे सदर सेक्रेटरी जो भट्ट साहब ने कहा कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, ये तो अभी कल इलेक्शन हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि सिरा तो उनके पास है और हमें उस पर अब इम्प्लीमेंट कराना है। मसला ये है कि आपने एक चार्टर ऑफ डिमांड दिया, उस पर हमें मीडिया मालकान के साथ, जैसे भट्ट साहब ने कहा, उसमें एपीएनएस, सीपीएनई, पीबीए, एमेंड, सारे पीएफयूजे, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। और उसके बाद आपको पता है अब तो अंदाज़ा ये लगाएं, माशी सूरत हाल तो ये है, अभी आपने अपने इंट्रो में भी कहा कि हज़ारों बेरोज़गार हुए, हज़ारों, और वो किस तरह रक्शे चला रहे हैं, रेडियाँ लगा रहे हैं। क्या ये मैं अब भी फैजी साहब, एक जो साफ़ी है वो एक कांस्टेबल से कम तनख्वाह लेता है, और ये भट्ट साहब ने ठीक कहा कि उसके 10-10 साल से उसका 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया। मुझे आज बताया ना 10 साल पहले क्या महंगाई थी और आज डॉलर कितने का है, तो 10 साल पहले कितने का था और क्या तेल की कीमत थी, अब क्या तेल की कीमत है, तो साफियाँ तब तेल निकल गया। तो मैं ही समझता हूँ कि अब जो है हमें इनके साथ बैठना होगा, मीडिया मालकान के साथ। हम अच्छे अल्फाज में बात करना चाहते हैं कि हमारी बात सुन लें और हुकूमत वक्त जो है वो भी हमारी बात सुन लें, और अगर ये नहीं सुनते तो फिर तो हमें फैज़ साहब रास्ता दूसरा अख्तियार करना पड़ेगा। हमारा मुतबादल जो है वो फिर लॉन्ग मार्च है, और ये जो लॉन्ग मार्च होगा, ये मैं आपको बता दूं, ये हुकूमत भी सुन ले और ये मीडिया मालकान भी सुन लें कि लॉन्ग मार्च पे शुरू होगा। बलूचिस्तान से सारे काफ़िले निकलेंगे, केपी से, कश्मीर से, पंजाब से, सिंध से, चारों सूबों से लोग निकलेंगे, और ये तमाम के तमाम जो लॉन्ग मार्च होगा, ये लोग पार्लियामेंट हाउस के सामने जमा होंगे। जिस तरह हमारी पीएफयूजे ने पहले पीएमडीएफ के बिल के ऊपर जितना बड़ा प्रोटेस्ट एहतजाज किया, और ये पीएफयूजे को क्रेडिट है कि ये इनकी वजह से वो ख़त्म हुआ। तो मैं ही समझता हूँ कि ठीक है भट्ट साहब ने, हम जो साबका हुकूमत ने जो जनरल प्रोटेक्शन बिल देखा, साबका हुकूमत में तो ये था कि अंसारी साहब अगर बेरोज़गार करने के साथ वो तो यहाँ तक कह रहे थे दूसरे इदारों को एनओ नहीं रखना, ये कैफियत भी तो हमने भुगती। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है कि ये हम इसे कहते हैं कि ये तो आज़ादी सहाफ़त पे, आप आज़ादी इज़हार पे मुंह बंद करने वाली बात है ना। फिर ये बात करते हैं पीका की, ये फेक न्यूज़ की, सबसे बड़ी फैक्ट्री तो खुद फेक न्यूज़ की थी, हर रोज़ वो झूठ बोलते हैं। तो फेक न्यूज़ की सबसे बड़ी फैक्ट्री तो वो हुकूमत थी जो चली गई। जो अगर ये भी हैं तो ये रोज़ जो बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि जो रोज़ बात करते हैं
किसी एक बात के ऊपर कभी अमल हुआ या कोई बात आपको पता लगी ये बात ठीक थी, तो फेक न्यूज़, असल में अगर फेक न्यूज़ का आपने कानून लाना है तो फिर आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले आप खुद शुरू हो कि फेक न्यूज़ की सबसे बड़े तो आप रोज़ इतने बुलंदो बांग बातें करते हैं, झूठ आप बोलते हैं, पूरी 22 करोड़ आवाम के सामने झूठ बोलते हैं, तो ये पीका ऑर्डिनेंस साफियों के लिए नहीं, ये पीका ऑर्डिनेंस इनके लिए लगाना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अगर इसमें फंस जाएंगे तो सियासी जमातें फंस जाएंगी, हुकूमतें बाद फंस जाएगी, ऑपोजिशन फंसेगी, सब फंसेंगे। तो मैं समझता हूँ कि PFUJ इंशाअल्लाह ताला, हमने जो कल जो हमारी FEC की पहली भट्ट साहब की सरबराही में जो मीटिंग हुई है, हमने ये प्लान जो है ये अब लॉन्ग मार्च है। और मैं आपको बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला हम मोबिलाइज कर रहे हैं चीज़ों से। हमने देखें, हम बातचीत से शुरू करेंगे, ये फिर हमें कल को ना गवर्नमेंट कहे और ना हमें मीडिया मालकान कहे कि जी हमसे आपने बात नहीं की। हमने इनको टाइम देंगे, हम 2 माह 3 माह, लेकिन उसके बाद जो डेट लॉन्ग मार्च की PFUJ कॉल देगी तो उसमें तमाम की तमाम फिर जमातें, उसमें ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, उसमें मजदूर तंजीमें, तमाम जो है सिविल सोसाइटी वो PFUJ का हिस्सा होंगी। और एक ये वो होगा जो आपको याद है 70 भट्टों के पहले दौर में भी एक साफियों ने एक लॉन्ग मार्च किया था तो गवर्नमेंट चली जाती। इस लॉन्ग मार्च के मैं इनको मुतनबा करना चाहता हूँ कि PFUJ के जो चार्टर डिमांड है उस पर अमल करें, नहीं तो लॉन्ग मार्च आया तो ये सारे रड़ जाएंगे बेचे। आसिफ नसीर साहब, 5 साल आप भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर रहे हैं, और ये जिस तरह भट्ट साहब ने बात की कि अखबारात के मुलाजमीन के लिए तो वेज बोर्ड था, अब जिस तरह माशाल्लाह PFUJ लेके जा रही है इस बात को कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स को भी तो वो हक मिलना चाहिए ना। बहुत सारे सीनियर हमारे दोस्त जिस तरह भट्ट साहब कह रहे थे, अंसारी साहब, 10 साल से वाकई कटौती तो हुई है, बढ़ोतरी नहीं हुई सर। ये बिल्कुल बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं ना, ये बल्कि भट्ट साहब के और अरशद अंसारी साहब के आने से, इन दोनों के इकट्ठे होने से, लाहौर और हमारा फिर उसके बाद असद लाला के आने से पूरा हमारी फेडरेशन एक मुकम्मल हो गई ना, हर तरफ से नुमाइंदगी आ गई। और मेरा ये मानना है और मैं हर जगह कहता भी हूँ कि अब ये वक्त आ गया, हम सियासतदानों को कहते हैं कि आप एक टेबल पे बैठें, तो अब देखिए एक मुंतखब बॉडी आ गई है। जो छोटे मोटे धड़े बने हुए ना व्हाट्सएप के ऊपर, जो यूनियंस अपने आप चलाती है, वो जरा उन्हें साइड पे होना होगा। देखिए हमने बात खुल के अब होगी ना। हम बिल्कुल, मैंने तो अरशद भाई को पता है कि उस वक्त इन्हें क्रेडिट जाता है, हमें भी थोड़ा क्रेडिट जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर बनवाने में जो मैंने काम किया, और अरशद अंसारी को उसका बाकायदा इन्हें क्रेडिट है कि इन्होंने हम सब लोगों को लाहौर प्रेस क्लब का मेंबर बनवाया, क्योंकि एक बड़ी एजाज़ की बात है। अब बात आ जाती है कि इस वक्त हो क्या रहा है। आपने जो बात की है, मेरा ख्याल है अंसारी साहब और अफजल भट्ट साहब, क्योंकि ये ओहदेदार हैं, इन्होंने काफ़ी ना थोड़ा दब के चल रहे हैं। मेरे पास आज़ाद मैं खुल के कह सकता हूँ। मैं पिछले जिस अदारे में था, चले मैं उसका नाम नहीं लेता, आप यकीन करें मैंने उसे छोड़ा ही इस वजह से कि जनाब वहाँ पर हमें एक किस्म की बिगाड़ ली जा रही थी आपके ऊपर। अभी भी वहाँ पर कोरोना नाम के ऊपर वो अरबों रुपए वो कमा रहा है ग्रुप, कोरोना के नाम पर लोगों की जनाब आपने वहाँ पर कटौतियाँ की हुई हैं। अच्छा, आपको वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जनाब ये चेहरा मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने कहा ये इन्हें कोरोना दे पा दो या इन्होंने वैसे काट दो। अगर आपको बहुत ज़रूरी है, उन्हें जवाद फैजी चाहिए, तो वो कहेंगे जवाद फैजी साहब काम करना है 50% करना है, कर ले, नहीं तो घर का रास्ता है। आपने तो अपने बच्चों को चलाना है कि नहीं चलाना है, पालना है या नहीं पालना। यहाँ पर ये हो रहा है, आपके साथ बिगाड़ ली जा रही है। और माजरत के साथ रियासत ने अपना काम ही नहीं किया, हुकूमत ने अपना काम ही नहीं किया। उन्होंने क्या किया, पिक एंड चूज किया। एक बंदे को 40 लाख का पैकेज दे दिया, जो गरीब आमिल सहाफ़ी है वो 40,000 रुपए के लिए तरसता रहा। तो हमें अब काम उनके लिए करना होगा। भट्ट साहब से मैं इस फोरम पर मैं बाकायदा तौर पर हाथ जोड़ के भी कहूंगा कि यकीन करें, मुझे शायद जरूरत ना हो, लोग रोते थे फैजी भाई, लोग अभी भी रोते हैं, कैमरामैन वो जब अपनी कहानी बताते हैं कि सर हमारे घर में ये हालात है, हमारी कौन मदद करेगा। अदारोों के मालकान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब इन दोनों के ऊपर, अरशद अंसारी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लाहौर प्रेस क्लब की सियासत के बाद अब ये शुक्र है फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अंदर आए हैं। भट्ट साहब तो काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे। अब ये मिलकर जब काम करेंगे, मुझे उम्मीद है, मैं तो आज कहता हूँ अगर ये काम नहीं करेंगे, आज मैं इनकी सपोर्ट करूँ, कल मैं इनके मुंह के ऊपर इनकी मुखालफत भी करूँगा। क्योंकि ये हमारी जो कम्युनिटी है ना, जो 5-6 हज़ार सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, ये उनके
माए बाप ज्यादा हैं, बल्कि। दोनों इन्होंने रहबर भी है, इन्होंने हमारा केस लड़ना है। तो बात यह है कि यहाँ पर अब जहाँ पर हमें कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है कि हमने सहाफ़ियों को किस तरह जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी के साथ रियासत का जो मफाद है उसे मुकद्दम रख के आगे चलना है, तो वहाँ पर यह भी है कि जो मुआशी आपके ऊपर बुहरान की कैफियत है, तलवार लटकाई हुई है, उसे भी ख़त्म करना है। उसके लिए भी इन दोनों की बहुत ज़्यादा खिदमत होगी, इनकी पूरी बॉडी की। और इस वक्त उन मालकान को भी सोचना चाहिए जो अरबों रुपए कमा रहे हैं, जो इश्तिहारात की मद में करोड़ों रुपए ले रहे हैं, जिनके कहीं पे डमी अखबार नहीं जा रहे और वो लाखों रुपए के इश्तिहारात महाना ले रहे हैं, लेकिन वो नीचे अपने वर्कर को चंद हज़ार रुपये नहीं देते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मीडिया ग्रुप जो है, वहाँ से मैंने भी वहाँ पर काम करके है, लेकिन आप देख लें क्या लोग निकलते हैं। आपको कभी मिला है ग्रेजुएटी? किसी को नहीं मिली होगी। कौन सा पाकिस्तान के अंदर मीडिया हाउस है जो आपको ये चीज़ें दे रहा है? यहाँ पर नौए वक्त के अंदर लोग 7-7, 8-8 हज़ार रुपये काम करने पर मजबूर है। मैं नाम नहीं लेता, मैं नहीं नाम लेता, मैं कहता हूँ, लेकिन यहाँ पर उन मालकान को भी देखना होगा, इन हुकूमत में मौजूदा हुकूमत को भी देखना होगा। पुरानी ने तो जो किया सो किया। मुझे उम्मीद है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत वो सहाफ़ियों के जो मुतालबात हैं उन्हें पूरा करेंगे। हमारे जो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स की, लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब, रावलपिंडी प्रेस क्लब, उसके अलावा जो हमारे पेशावर प्रेस क्लब, इनकी ग्रांट्स को इन्हेंस करना होगा, क्योंकि हम नहीं तो वो तो लाहौर प्रेस क्लब की पिछले जो है वो वैसे ही मुका गए हैं यार। नहीं देखें, ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने कहा कि सलाम पड़ा आया तो आप इसको देखें। ये हमें जो ग्रांट दी थी, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं सबसे पहले सदर बना 2003 में, अच्छा ये ग्रांट हमने शुरू कराई 5 से, इसको हम लेके 50, शहबाज शरीफ साहब ने बढ़ाई। फिर आपने आके देखें जो बात है, परवेज़ अली साहब ने कॉलोनी दी, प्लॉट्स दी, जिसकी जो बात है उसको करनी चाहिए, ये नहीं कि आप मत करें। फिर शहबाज शरीफ साहब ने ग्रांट को 25 से 50 भी किया। फिर मैं 2019 में दोबारा आ गया और 3 साल मैं रहा, तो मैंने इस ग्रांट को साहब का चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब से इसको 2 करोड़ रुपये कराया। अच्छा वो मैंने उनसे लेटर भी लिया, कोई ग्रांट कम नहीं हुई, ग्रांट उधर ही खड़ी है। अब मसला ये है कि आपने कैसे इनसे लेने हैं पैसे। अब वो आप घर में सोते रहेंगे तो गवर्नमेंट तो कहेगी ठीक है सो रहे हैं सोने दें, लेकिन ये आपको काम करने के लिए सुबह से शाम तक जाना पड़ता है, मिलना पड़ता है लोगों से। आप अब कोई देखें, आसिम ने कहा कि ग्रांट्स बढ़नी चाहिए, ग्रांट प्रेस क्लब को दें, यूनियंस को भी देखें। मदर बॉडी असल बॉडी, असल मसला भी यही से आया था कि क्लब ऊपर चले गए और हमारी यूनियन जो है उसका क्या ड्रॉबैक है? उसके ये है कि आप उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास मामला तो हो रहा है। जैसे असम ने कहा कि व्हाट्सएप यूनियन है, लेकिन उनका सिर्फ मैं ये कहूँगा उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उनका खर्चा ही नहीं है। उन्हें तो पीएम, एक आखिरी बात, उन्हें तो वो जो मीडिया बिल आया था उसके हक में खड़े कर दिए चौरी फवाद ने। तो ये देखें, बात ये है कि ये देखें, ये हमारे के अंदर, और वहाँ तो हरीम शाह खड़ी कर दी थी। जी हमारे अंदर जो टाउट्स है ना, हमें उनको भी बेनकाब करना है। डेफिनेटली मैं इधर ही आना चाह रहा हूँ। भट्ट साहब, अभी जिस तरह आसिम भाई ने बात कही कि ये 1950 की बात हुई, फिर हमारे ऐसे ऐसे नाम हैं इस यूनियन के जो सरकर्दा और अहम तरीन लीडर्स रहे, कोड़े खाए जमहूरियत के लिए, बड़ा कुछ किया। ये जो मुख्तलिफ पॉकेट्स बन जाती हैं, उसको भी जिस तरह अभी अंसारी साहब ने कहा कि APC बुला ली जाए, उस तर्ज पे भी इनको एक दावत देंगे आप कि आइए बैठिए, कोई मुश्तरकात। भाई साहब देखें, बाज़ का अक्सर हमारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं कि देखें जी, आप सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। लोगों के इकट्ठे होने से काम नहीं होता, सोच मिलने से काम होता है। मैं 4 साल फुटपाथ पे लड़ता रहा हूँ, मैन से मेरी हमारी PFJ लड़ती रही है, अदालतों में लड़ती रही है, और जिनके साथ हमें बैठाते हैं वो रोज़ाना TV में बैठ के भाषण देते थे कि पाकिस्तान में जितना मीडिया आज आज़ाद है इतना कभी नहीं चाहता। तो उनके साथ आप बैठ के क्या करेंगे? ये तकसीम जब शुरू हुई थी, ये कोई अब नहीं है। एग्जैक्टली जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब ये तकसीम शुरू हुई थी, उस वक्त जब हमारी PFJ जो है वो कोड़े खा रही थी, शाही किले में कैदें काट रही थी, तो उस वक्त भी दूसरी तंजीम मौजूद थी जो कहती थी पाकिस्तान में मीडिया बहुत आज़ाद है। तो क्या उन दोनों को आप कहते कि आप इकट्ठे होंगे?
इसलिए हम मीडिया वर्कर के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, और एक बंदा मीडिया मालिक की पॉकेट में बैठा है, मैं उसको अपने साथ बिठा के क्या करूँगा। इसलिए ये सोच इकट्ठी होती है कि क्या, मसलन मैं ये समझता हूँ कि PFJ की जिम्मेदारी है, जो हमारे साथ रहना चाहता है, कि वो पाकिस्तान में जमहूरियत की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझेगा, वो शहरी आज़ादियों की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझेगा, वो अदलिया की आज़ादी की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझेगा, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जद्दोजहद को अपनी जद्दोजहद समझेगा, और वर्कर के राइट की बात तो हमने करनी है। अगर एक बंदा समझता है कि जमहूरियत क्या है जी, रोज़ाना आइन के ख़िलाफ़ बातें करता है, हमारा पहला सबक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, नो डाउट। अगर कोई बंदा कॉन्स्टिट्यूशन से हट के रोज़ाना मुतालबे कर रहा हो दुनिया के सामने कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप उसके साथ बैठ के क्या करेंगे। अच्छा अंसारी साहब, मैंने पहले भी बात कही, मसलन मैं 2 दिन 3 दिन ये मुसलसल सुनता रहा कि साफ़ी को किसी सियासी जमात का, मजहबी जमात का आलाकार नहीं होना चाहिए। आपकी PUJ से एक ऐसा बंदा आगे आ जाता है जो किसी मजहबी जमात का ओहदेदार है, आप उस पर क्या एक्शन लेंगे? देखिए, बात यह है कि आपकी बात दुरुस्त है कि देखें, साफ़ी जो है या जर्नलिस्ट है, उसको पहली बात वो तो PUJ का हो, उसको तो एक गैर जानिबदार होना चाहिए, तो पहली बात है। और दूसरी बात है कि ये हमारे आयन में भी है कि किसी भी सियासी जमात का किसी से ताल्लुक़ हो, कोई सरकारी मुलाजम हो, वो देखें वो साफ़त नहीं कर सकता। मैं लाइव ऑन एयर पूछ रहा हूँ, आप उस पर एक्शन लेंगे? देखें, ऐसा अगर हमें ऐसी कोई बात पता लगी, हमें लोगों ने बताया, तो हम ज़रूर, देखें, यूनियन का काम है, हम किसी सियासी जमात के आलाकार तो नहीं है, हम किसी भी सियासी जमात के आलाकार नहीं है। ये तो हमने तो सिर्फ जो लड़ाई लड़नी है, जो जद्दोजहद है, वो मीडिया वर्कर्स की जद्दोजहद है, वो जर्नलिस्ट की जद्दोजहद है, वो कैमरामैन की है, वो फोटोग्राफर की है, वो मीडिया वर्कर की है। हमें किसी सियासी जमात के वर्कर की लड़ाई तो नहीं लड़नी, ना उनके आलाकार हैं। अगर ऐसी कोई बात आई तो हम ज़रूर उस पर बात करेंगे और एक्शन भी लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, ये इतना लंबा काम है, अगर कोई पॉइंट आउट करेगा उस पर ज़रूर देखेंगे उसको। आसिम नसीर साहब, मैं फिर आखिरी कलमात तबरकन भट्ट साहब से करवाना चाहूँगा। जो रिपोर्टर्स हम आजकल, मैं चूँकि अपनी बातें भी हमने खुद करनी है, जिस तरह हमने 3 दिन खुद एहतसाबी की बातें भी की, जी बिल्कुल, ये जो आजकल अगर मैं बताता चलूँ और फिर बगैर सोचे समझे बीपर्स भी हैं, और सोशल मीडिया की भी बात की भट्ट साहब ने, ये जो हमारे अंदर मर्ज होने के चक्करों में है, उस पर दिल नहीं दुखता कि यार मैं इतना अरसा करके भी ये कर रहा हूँ और ये अभी आके पता नहीं क्या कुछ कहने लगे। बदकिस्मती से इसे शॉर्टकट ही कहेंगे मेरा ख्याल है। और शॉर्टकट जो है ना, हर शख्स वो चाहता है कि मैं आऊँ और टीवी पे सुपरस्टार की तरह आके खड़ा हो जाऊँ और मैं कोई फ़िल्म का शायद कोई किरदार अदा कर रहा हूँ। लेकिन ये इस वक्त हमारे जो सहाफ़ती तंजीमें, इनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, PID के ऊपर है, DGPR के ऊपर है कि वो कैपेसिटी बिल्डिंग के वर्कशॉप इन तंजीमों के साथ, PFJ के साथ, प्रेस क्लब के साथ मिलकर करें। इस्लामाबाद में हो रही है, लाहौर में भी हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, होनी चाहिए, इसका तसलसल ज़्यादा होना चाहिए। देखिए ना, आपका मीडिया इतना एक्सपैंड हो गया है। आप तो फवाद चौधरी साहब तो वो होते हैं जिन्होंने ये भाषण दे दिया कि यूनिवर्सिटियों में तो तालीम ना दी जाए। और भाई, आपको चाहिए कि आप इसकी मज़ीद इसे आगे फ्लोरिश करें, तो आप तो लोगों को डिप्रेस कर रहे हैं कि आप ये पढ़ें ना। आपको किसी ने कहा कि जनाब आप मास्टर्स करें मैस कम्युनिकेशन में या ग्रेजुएशन करें, क्योंकि आगे खपत ही नहीं है। आप खपत के आप मौके फराहम करें। वक्त चुके भट्ट साहब, मैं भट्ट साहब को देता हूँ। उम्मीद अफजा बात इस दौरे तलखी में, उम्मीद अफजा कोई बात क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह के सब लोग ये बात कर रहे हैं कि रियलाइजेशन जो है वो सबसे बड़ी उम्मीद होती है। एक होता है कि आदमी ब्लंडर कर रहा होता है, लेकिन वो आपको इसको दुरुस्त समझ के कर रहा होता है। लेकिन अब यह है कि रियलाइजेशन हो रही है, कौम में भी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टीज में भी हो रही है, इदारों में भी हो रही है कि हमने जब तक अपनी अपनी हदूद में वापस नहीं जाना, उस वक्त तक ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। कोई एक इदारा, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अब इस मुल्क को नहीं चला सकती जब तक तमाम लोग मिलकर इसको मिलकर ना चलाएं। बहुत शुक्रिया जनाब अफजल भट्ट आपका, जनाब अरशद अंसारी और जनाब आसिम नसीर। नाज़रीन, जिस तरह अफजल भट्ट साहब ने ये फरमाया ना कि हर एक को अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना होगी, वो बहैसियत मजमूई और बहैसियत इनफरादी, कि अगर मैं अकेला ट्रैफिक के असूलों पे कारबंद नहीं हूँ तो गलत कर रहा हूँ, और अगर बस ले जाने वाला बैरून मुल्क पता क्या होता है, वो मगरब जिसको वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, वहाँ जो बस के मुसाफिर है ना,
वो 50 या 25 लोग, तो ड्राइवर पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अकेला नहीं जा रहा। इनफरादी सतह से शुरू हो जाए और आइन तक पहुंच जाए और जिस मर्ज़ी इदारे तक पहुंच जाएं। अभी सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं, कभी कोई एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है, कभी कोई पॉलिटिशियंस की बात करता है, कभी कोई ब्यूरोक्रेसी की बात करता है। ये सारे ठीक हो जाएं और अगर टेढ़ा मेढ़ा सुतून चौथा है तो वो भी ठीक हो जाए, सारे सुतून ठीक हो जाए, तो फिर तो मसला ही कोई ना रहे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शे, इसे सलामत रखे, हमें इसकी खिदमत की तौफीक दे और हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। जवाद फैज़ी चौथा सुतून टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।